कमेटी के यहाँ कई साथी, प्रदेश कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि साथी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, लेकिन मेरा कार्यक्रम शाम को अमरोहा है, इस वजह से शायद उनको माइक नहीं दी गई। लेकिन मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर में जो जज्बात हैं, उन जज्बातों को अगर आप सुनेंगे तो जरूर आपको ये महसूस होगा कि हम यहाँ पर खड़े क्यों और आप यहाँ पर हैं क्यों। मैं साथियों सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब समय समय पर भीम आर्मी को अपने जिले में हमेशा समर्थन देते आए हैं। मुझे याद है अक्टूबर और नवंबर महीने में जब यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो मैं इसी गांव में आया था। इसमें तमाम हमारी माताएं बहनें जरूर उस मीटिंग में बैठी होंगी जब पूरनपुर में कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ। तो मैं आपके गांव में पहले भी आ चुका हूँ और मैं आया था तो आपसे मैंने वादा किया था कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी मंचासी साथियों का और यहाँ की टीम का, लोकल के लोगों का, जिन्होंने ये पुनः मौका आपके बीच में आने का दिया। स्पेशली अपने छोटे भाई चांद मियां का, वो आपके बीच में निरंतर काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि अपने काम को घर घर तक वो इसी प्रकार पहुँचाएंगे। उनके साथ में जितने भी साथी लगे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। भाई हमारे यहाँ पर प्रधान का सुझाव कई साथी बहुत ही जो इस सामाजिक तौर पर मजबूत लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद उत्थान के लिए, भले बात मैं यहाँ पर रखे हो, इनके मेरा समय के लिए ज्यादा लग जाएगा, इस चक्कर में शायद उन्होंने माइक नहीं पकड़ी। लेकिन मैं आप सबका आभार आने वाले आगामी अदा करता हूँ कि आप अपने समाज में लगातार काम कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य कम समय में कुछ बातें आपको जानना चाहता हूँ। उसमें एक मेरे हिसाब से आप समझ पाओगे कि मैं यहाँ पर खड़ा क्यों और इतनी जल्दी जल्दी मुझे आवश्यकता क्यों है। आजाद समाज पार्टी आवश्यकता इस बात की है और अपना जिस हिसाब से इस देश में, इस प्रदेश में आयोजन माहौल है, मोहन वो माहौल रखा गया दिखने में कुछ और उसी के वास्तविक में कुछ और। इस मौके दिखने में यहाँ की सत्तारूढ़ी सरकारें भाषण या दलित समाज को अपने हितैषी बताती हैं, जो कि पिछड़े समाज को अपना हितैषी बताती है, लेकिन जब उसके विपरीत उनके हक अधिकार की बात आती है तो उनका हक छीनने का काम करते हैं। साथी यहाँ मुस्लिम समाज के तमाम साथी मौजूद हैं। यह निवेदन आप सबको भी पता है बहुमूल्य कि ये सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, वह चाहे जिला पंचायत नहीं चाहते कि इस देश में चाहे विधायक हो, चाहे वो संसद हो, चाहे जिस भी आए दिन कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रोपेगेंडा ऐसा सेट कर दिया जाता है जिससे कि सफल बनाने का उनको चोट पहुंचे। धन्यवाद। अब साथियों समस्या ये है कि एक तरफ जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो आपके हक अधिकार छीन रहे हैं। कौन ऐसा है जो आपके लिए लड़ेगा? राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी बनी, सामाजिक संगठन बहुत सारे बने हुए, आपका वोट भी ले रहे, आपका नोट भी ले रहे, लेकिन जब आपकी हक अधिकार की बात आती है तो घर में बैठने का काम कर रहे हैं। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? जब वोट आपने उनको दिया, लेकिन जब आप पीटे गए, आप पे मुकदमे हुए, आप पे जेल हुए, आपके नेताओं को जेल हुआ, तो वो घर में बैठकर सिर्फ पोस्टरबाजी और फेसबुक और ट्विटर पर लिखते रहे। कोई ऐसा शख्स जो घर से निकलकर आपकी लड़ाई लड़ने आया हो तो आप देखोगे कि कोई नहीं आया। उस बीच एक ऐसी शख्सियत जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था, कोई ना ऊंचे खानदान से था, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद था, उसने कहा कि नहीं, इन शोषित वंचित समाज का अगर कोई नहीं तो मैं हूं। जब अत्याचार बढ़ा और कहीं पर हक अधिकार की बात आई तो माननीय चंद्रशेखर आजाद ने बीड़ा उठाया और जाकर आपके समर्थन में वो बैठे। मैं एक नहीं, दो नहीं, अगर दसियों चीजें गिराऊं तो कम पड़ जाएगी। उन्होंने भीम आर्मी का निर्माण किया, एक ऐसे संगठन का जो संगठन गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा। अब समस्या ये है कि ये संगठन सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, भाई विनय रतन सिंह जी से नहीं चलेगा। इस संगठन को चलाने के लिए तमाम और भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन सिंह जी चाहिए होंगे, लेकिन उन लोगों ने हम जैसे युवाओं को जोड़ा। आज
खुशनसीब हूँ कि जो उन्होंने कारवां शुरू किया था उस कारवां में इतने सारे नौजवान शामिल हैं। लेकिन अभी वो पीड़ा खत्म नहीं हुई। पीड़ा जितनी संगठन बढ़ता जा रहा उतनी उधर से और चोट छोड़ती जा रही है। आपने देखा हर महीने 2 महीने में कोई ऐसा काला कानून जो आप पे थोप दिया जा रहा है। उनका प्रबंध है कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक डर कर रहे। लेकिन हमारे लोग चंद लालच में या ये कहें कि सामाजिक नेता जो हमारी जाति और समाज से आते हैं उनके बहकावे में आकर अपने हक को नहीं समझ रहे। ये जमीनें जिन पे हम आप खड़े हैं, ये सत्ता जिन पे वो लोग बैठे, ये बड़े बड़े मकान जो बने हुए हैं, ये सब हमारे होने चाहिए। हम हैं इस देश के मूल निवासी, हम हैं यहाँ के वंशज, लेकिन हम खेत किसानी कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम पल्लेदारी कर रहे हैं, और जिनको मजदूरी करना चाहिए था वो शासक बन के बैठे हुए। तो इसमें गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हमने अपने हक की रोटी उनके हाथ में दे दी। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने हक की रोटी अगर तुमने कुत्ते के मुंह में देके रखा है और कुत्ते के सामने तुम खड़े होकर भीख मांग रहे हो कि मुझे इसमें से आधी रोटी वापस दे दो, कुत्ता कभी तुमको वापस नहीं देगा। बल्कि चाहिए था ये कि जब कुत्ता तुम्हारे घर में आया था तो रोटी देने के बजाय तुमको डंडा निकालना चाहिए था और डंडे से कुत्ते को तुमको भगाना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोग गरीब थे, उनको लालच देकर अंगूठा लगवाया गया, उनकी जमीनें खरीद ली गई। मुसीबत पड़ी, बीमारी आई तो उनकी जमीनें खरीद ली गई। लेकिन ये बताओ कि हमारी जमीनों पे वो शासन करे, हमारे देश पे वो शासन करे और फिर हमें ही बेइज्जत होना पड़े, तो ये हमें मंजूर नहीं। आपके अपने पे है कि आप लड़ना चाहते हो या नहीं लड़ना चाहते हो। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि भीम आर्मी हर गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ रही है, और जब तक भीम आर्मी इस देश में रहेगी वो लड़ाई लड़ते रहेगी। फर्ज आपका है कि आपको भीम आर्मी का हाथ पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। उसने तमाम नौजवानों को इकट्ठा कर दिया। या आपके जिला संयोजक सौरभ भारती कद काठी आपको भले छोटा लगता है, लेकिन आपके जिले में जो प्रशासन के सामने ये लड़का खड़ा होता है तो प्रशासन इसकी बातें मानने को मजबूर है कि वो बातें माने। क्यों? क्योंकि संगठन में शक्ति है। इस लड़के ने तमाम नौजवान युवाओं को जोड़ दिया। आज और तमाम नौजवान युवा यहाँ पर खड़े हो जो अपने अपने क्षेत्र में पीलीभीत के हाथ होने में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अभी 15-20 दिन पहले मैं शारदा पार गया था, मेरे भाई वो होगा कहाँ गए ये, इन्होंने मेरा कार्यक्रम करवाया। शारदा पार जब मैं गया और मैंने देखा कि पानी की धारा के बीच में लोग गाड़ियां ले जाने को मजबूर। क्या यहाँ नेता मर गए? क्या यहाँ से नेता पैदा नहीं हुए? लेकिन कौन ऐसा नेता जिसने आपकी बात, आपकी समस्या संसद में उठाई हो? किसी ने क्या कहा कि शारदा पे एक पुल बनना चाहिए कि जो लोग 200 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं वो अपना रास्ता 10 किलोमीटर में तय कर सकते हैं। लेकिन साथियों घर में बैठ रहे, अपने मकान 1 मंजिल को 2 मंजिल में, 2 मंजिल को 3 मंजिल में बदलने में लगे हुए। लेकिन आपकी समस्या नहीं। लेकिन जब मेरे साथियों ने मुझे वहां से निकाला तो मैं बड़ा मायूस था कि मैं अपने भाई बहनों के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं संसाधन विहीन हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास सरकार नहीं कि मैं पुल बनवा दूं, लेकिन मेरे पास जज्बात और मैं आपसे वादा करता हूँ, आज आवे, कल आवे, 10 साल बाद आवे, 15 साल बाद आए, पुल तो जरूर बन के रहेगा। आपकी समस्याएं जरूर निपट कर रहेंगी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, लड़ाई आपकी है। ये लड़ाई सिर्फ शारदा के उस पार वाले लोगों की नहीं, इस पार वालों की है। क्योंकि अगर आप नहीं उठे तो वो डरे रहेंगे, आप उठे उनको हिम्मत मिलेगी। और शारदा पार के इधर के, शारदा पार के उधर के, जब दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो बड़ी बड़ी तानाशाही सरकार को भी झुकना पड़ जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। समस्याएं बहुत है, 1 गिनाओ 2 गिनाओ, कितनी गिनाओ आप सबको पता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुजन समाज 2 गुटों की
के लिए खाली जी रहा है। उसको ऐसा लगता है कि सुबह का खाना शाम का खाना मिल गया, हमारा काम हो गया। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इस सभा में आप बैठे हो, यहाँ आपको कंबल नहीं मिल रहा, यहाँ आपको खाना नहीं मिल रहा। मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, इस बात को आप समझिएगा, खास तौर पर मेरी बहनें और माताएं जितनी बैठी हैं। अगर खाना खा लेने से, अच्छा खाना खा लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से सब कुछ बदल गया होता तो बहुत साल पहले हमारी स्थिति बदल गई होती। आज अगर तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दी जाए, तुम्हारे खेत खलिहान छीन लिए जाए और तुम प्रशासन के पास जाओ कि हमारी रिपोर्ट लिख लो, हमारी FIR लिख लो, तो प्रशासन तुमको थाने से भगा देता है क्योंकि तुम छोटी जाति के। और मैं फिर कहता हूँ, वो बात आपको याद दिलाता हूँ कि बाबा साहब जब छोटे थे तो वो जब स्कूल गए, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा अम्मा, कि बाबा साहब जब स्कूल गए तो स्कूल में उनको स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया गया, क्लास में उनको सबसे पीछे बैठाया गया। बाबा साहब को बहुत खराब लगा और जब बाबा साहब वापस घर आए तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माता, आज मुझे स्कूल में बाहर बैठाया गया और कुछ लोग मुझे मेरी जाति के नाम पर वहां पर गाली कह रहे थे, अपशब्द दे रहे थे। तो उनकी माँ बोली, बेटा वो लोग कहेंगे तुमको बाहर इसलिए बैठाया गया क्योंकि हम छोटी जाति के हैं। तो बाबा साहब अपनी माता से पूछते हैं कि हम कैसे छोटी जाति के हैं? तो उनकी माँ कहती है कि ये किताब में लिखा है कि हम छोटी जाति के हैं। एक नन्हा बालक उस समय में ये पढ़ लेता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, जिस किताब में हमको छोटी जाति लिखा है, मैं बड़ा होकर उस किताब को बदल दूंगा। और जब वो शख्स बड़ा होता है तो भारत का संविधान लिखता है और उसने उस किताब को बदल डाला। तो जब बाबा साहब बदल सकते हैं तो तुम्हारा बेटा भी बदल सकता है, हम भी बदल सकते हैं, तुम भी बदल सकते हो। फर्क सोच का है। वो किताब बाबा साहब ने लिखी, जो किताब कभी महिलाओं पर अत्याचार करने को कहती थी, जो किताब महिलाओं को घूंघट में रहने को कहती थी, जो किताब कभी आंचल ढकने को, टैक्स देने को कहती थी, बाबा साहब ने ऐसी किताब लिखी कि उस किताब की बदौलत आज इस देश में वही महिला जो कल नीचे बैठती थी, आज इस देश में वो महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई है। तो मैं सलाम करता हूँ बाबा साहब के संघर्षों का, और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि बाबा साहब ने अपनी पीड़ा जो उनको महसूस हुई, हमारी सबकी आर्थिक उन्नति का आंदोलन बना दिया। मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुमको महसूस हो रहा है कि तुम पे जुर्म जाति हो रहा है, तो महसूस करो कि तुमसे इस देश में और कमजोर लोग भी हैं, वो कितना दर्द महसूस कर रहे होंगे। बाबा साहब जब विदेश से पढ़कर लौटे तो उस समय उनके पास में 32 डिग्रियां थी, उनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। और बाबा साहब जब विदेश से भारत आते हैं तो भारत में उनको छत छोड़ने के लिए जाति बताना